अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, हम किसी अच्छे मुल्क में नहीं रहते यार, हम अच्छे मुल्क में नहीं रहते। यहाँ हम नहीं बचा सकते किसी को। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, लेकिन मेरी बेटी हार गई है। मेरी बेटी हार गई है, मेरी बेटी चली गई। प्लीज मिलके कुछ खड़े हो और जाके किसी और की बेटी ला जाए यार, वरना ये यूं ही खबर बनती रहेगी, तस्वीरें खिंचती रहेगी और पीछे ला के मिलते रहेंगे। बोला कुछ नहीं है, बोला कुछ नहीं है। नाज़रीन, ये जज्बात उस वालिद के हैं जिसकी 9 माह की बच्ची निशवा अली कई रोज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद आज चल बसी। निशवा की मौत की वजह कराची के निजी हॉस्पिटल दारुस्सैद में दिया जाने वाला वो गलत इंजेक्शन था जिसने उसको दिमागी तौर पर मफलूज कर दिया था। इस मामले की तहकीकात जारी और हॉस्पिटल के एडमिन और नर्सिंग इंचार्ज से पुलिस जो है वो इस वक्त वो हिरासत में है, जबकि अस्पताल के मालिक आमिर चिश्ती को भी नोटिस भिजवा दिया गया। ये वाज़ेह है कि निशवा के वालिद कमर अली को इस सारे मामले में सितम का सामना रहा। पहले इस बच्ची को मफलूज किया गया, फिर इंदराज मुकदमा के दौरान उसके वालिद को धमकियां भी दी गईं, जिसके बाद एसपी ताहिर नूरानी को अपने ओहदे से हाथ तक धोना पड़े। यह भी याद रहे कि कराची में मसीहाओं या हॉस्पिटल्स की मुबैना गफलत का ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता बरस भी निजी अस्पताल में इलाज ना मुहैया करने से जाम बहक अमल अली की दास्तान अभी आप लोग भूले नहीं होंगे कि निशवा की कहानी ने ये याद दहानी हमें एक दफ़ा फिर करवाई है कि मुल्क में शुबे सेहत किस हाल में है। ऐसा नहीं कि सिंध और बिलखुसूस कराची की सिर्फ निजी अस्पताल में जो हैं वो गैर महफूज हैं, उसमें यह सूरत हाल है। सिंध में अगर शुबे सेहत में इनकलाबी तब्दीलियों की बात की जाए तो वो दावेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अपने सरकारी अस्पताल भी गफलत और बेईमाना वाकयात की दास्तानें रकम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अपनी अनथक मेहनत से सेहत के शोबे में बेहतरी लाकर तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी को सिंध के हर कोने में यकीनी बनाना चाहती है। हम हर माँ को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उसकी और उसके बच्चों की सेहत हमारी अवलीन तरजीह है। क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के दावों के बिल्कुल बरक्स ज़मीनी हकायक मुख्तलिफ दिख रहे हैं। रवां हफ्ते 18 अप्रैल ही को कुरंगी में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में एक वाकया पेश आया जहां दांत के दर्द के इलाज के लिए जाने वाली 26 साला असमत मुबैना तौर पर ज्याती उसे निशाना ज्याती का बनाया गया। उसके बाद गलत इंजेक्शन लगने से उसे मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक असमत को नशा आवर अशिया खिलाकर ज्याती का निशाना बनाया गया। अहले खाना ने पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए डॉक्टर शकील को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा तो किया, लेकिन अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर शकील और दीगर 2 डॉक्टर्स ने हेल्थ वर्कर्स के साथ मिलकर असमत को पहले गलत इंजेक्शन दिया, फिर ज्याती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट को यह बताया गया कि सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर फरार हो चुका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तवक्को के ऐन मुताबिक दीगर माजी की वाकयात की तरह इस वाक़े पर भी हुकूमत ने पहले हमदर्दी जताई, फिर मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का वादा किया। ताहम ये वादे वफा क्यों नहीं हो पा रहे? बुलंदो बांग दावों के बावजूद सिंध में शुबह सेहत मुसलसल तनज़्ज़ुली की जानिब क्यों गामजन है? बात करेंगे सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। इसके अलावा थोड़ी देर में हमें MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी भी ज्वाइन करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बात करेंगे निशवा अली की। बड़ा एक दिलखराश वाकया ये पेश आया, उनको इंजेक्शन करके बिल्कुल मफलूज बना दिया गया, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि दारुस्सैद हॉस्पिटल अभी तक काम कर रहा है, ना उसे किसी ने सील किया है, ना फैमिली के पास अभी तक सिंध हुकूमत का कोई एहलकार गया है। तो ये क्या हो रहा है सिंध में, खुसूसन हेल्थ मिनिस्ट्री में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या निशवा का भी और इसी तरह असमत का भी। और इस वक्त तो बिल्कुल दिल हिला देने वाला एक मासूम बच्ची और ये सारा सिलसिला हुआ। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि सिंध गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर सख्त
एक्शन लिया और इसका उन्होंने सबको अहकामात दिए, जिस पर गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। और बल्कि ये जो दारुल सेहत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी एक अपना रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें जो मैनेजमेंट के कोई सीनियर उनके थे, कोई डॉक्टर साहब, उनको हटा दिया गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन 4 लोग, जिसमें एक ख़ातून और 3 और, वो इसमें गिरफ़्तार हैं। और इस पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सख्त एक्शन लिया जाएगा और बिल्कुल पूरी कोशिश की जाएगी कि इनको जो इसमें मुलविस हैं इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि दीगर लोग भी इस तरह की गलतियां ना करें। और जो उनके मालकान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये इंश्योर करे कि जो लोग भी वो रख रहे हैं वो ट्रेंड हों और उनकी एक गलती की वजह से किसी घर का चश्मो चिराग ना बुझे। और जो इस वक्त हालत निशवा के वालिदैन की है, इंतहाई करब की बात है, दिल दुखता है इन सारी चीज़ों पे। बल्कि मैं, आपने कहा कि हमारी तरफ से कोई नहीं गया, सब लोग राब्ते में हैं और हमें ये उनका दुख दर्द, हम अपना दुख दर्द समझते हैं, वो उस बच्ची को हम अपनी बच्ची समझते हैं और उनके लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। और हमें बहुत ही अफसोस है, वो इन सारे इक़दामात के बावजूद वो बच्ची तो वापस नहीं आ सकेगी। लेकिन हम लोग शाह साहब देखें, सख्त तरीन इक़दामात आप इंश्योर कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट लेगी, लेकिन मेरे नज़दीक एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से अगर मैं बात करूं, सख्त तरीन इक़दामात ये होते कि आप फ़ौरन, जैसे ये वाक़या हुआ, आप फ़ौरन उस हॉस्पिटल को सील कर देते। सिर्फ 1-2 गिरफ्तारियों से तो बात नहीं चलेगी। और हमारी इतलात ये हैं, और आपका हेल्थ केयर कमीशन जो है इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये हॉस्पिटल बगैर लाइसेंस के काम कर रहा था, दारुल सेहत जो हॉस्पिटल था। तो सख्त तरीन इक़दामात तो ये होते हैं कि वो फ़ौरन आप जो है वो इस हॉस्पिटल को सील कर देते। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये हेल्थ कमीशन सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, असम्बली से पास हुआ, इसकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना है और ये इस पर इंक्वायरी हो रही है। और अगर ये बात सामने आ जाएगी कि वो लाइसेंस नहीं था, दीगर चीज़ें थी, तो वो बिल्कुल एक्शन होगा। देखें, एक हॉस्पिटल में बहुत से मरीज़ होते हैं और बहुत लोगों का इलाज भी चल रहा होता है। अगर एकदम हम एक फैसिलिटी को बिल्कुल बंद कर दें तो वो कोई ये नहीं है कि उनके मालकान या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बंद नहीं हो रहे, बल्कि वो उन मरीज़ों की वजह से है कि उनको एकदम बंद नहीं किया गया। लेकिन वहाँ पे जिस तरह आपको बताया कि गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं और उन पर सख्त एक्शन जो है, जिस तरह मैं आपके चैनल के थ्रू, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में आपको देखा जाता है, मुल्क के बाहर भी, मैं यकीन दिलाता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट अपना ये फ़र्ज़ निभाएगी और इन सब को सख्त सज़ाएँ मिलेंगी जो इसमें मुलविस हों। नासिर हुसैन शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें भी बताया गया कि फैसल सब्ज़वारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है फैसल सब्ज़वारी साहब। अच्छा, फैसल सब्ज़वारी साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है। फैसल साहब, आपकी मैं ट्वीट्स देख रहा था, बड़ा दिलखराश वाक़यात आज कराची में हुए। एक तो निशवा अली का 9 माह की वो बच्ची थी जिसे इंजेक्शन देकर जो है वो सुला दिया गया। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा दिलखराश वाक़या, 26 साला एक नौजवान खातून जाती है सरकारी हॉस्पिटल में और उसके साथ जो हुआ, उसकी असमत जो है वो क्या क्या, मुझे तो पता नहीं लग रहा कि मैं सवाल को फ्रेम कैसे करूं। ये क्या हो रहा है? क्या ये गवर्नमेंट की कोताही है, महकमे सेहत की कोताही है, या हमारा माशरा जो है वो कहीं और जा रहा है? इसमें दोनों चीजें हैं आदिल भाई। अगर मैं इन दोनों वाकयात पे बात कर लूं कि इसमें यकीनन जहां हुकूमत और हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम जो इदारे हैं, कोई भी मिनिस्टर खुद चेक नहीं कर सकता कि तमाम अस्पतालों में, मैटरनिटी होम्स में, क्लिनिक्स में क्या हो रहा है। बुनियादी तो रियासत का फेलियर है ना कि हम इस तरह के अस्पताल हम दे ही नहीं सके ऐसे कि जहां पर लोग जाएं और लोगों को। मैं इस वक्त भी एक सरकारी अस्पताल का डील कर रहा हूं जिस वक्त आपकी कॉल आई है। एक गन शॉट विक्टिम है, हमारा कारकुन है, और उसको स्नैचिंग में बनारस के इलाके में उसको गोली मार दी गई है इस वक्त। और जिस सरकारी अस्पताल उसको लेकर गए हैं वहां डॉक्टर्स के पास सफिशिएंट चीजें ही मौजूद नहीं है। हम उसको एक प्राइवेट अस्पताल में मूव करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज ये करूं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी यही आलम है कि
उन पे जो चेक एंड बैलेंस जिन सरकारी इदारों के होने चाहिए थे, क्योंकि वो नहीं है, वहाँ शायद कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। जो कवानीन बनने चाहिए थे वो इतने स्ट्रिंजेंट, इतने सख्त नहीं है। मुअज़्ज़ब दुनिया में, यहाँ तक कि भारत में भी ऐसे कवानीन है कि आप डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस पर अस्पतालों में पैरामेडिक्स पे सू कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ शुतरे बेमुहार हैं और जो रहे से कानून या उनके सेहत इदारे भी हैं, उन पर भी अमल दरामद नदारद है, कोई देखने की चीज ही नहीं है। उस पर ऑन टॉप ऑफ दैट मुआशरती बेहिसी है। दोनों के दोनों इवेंट्स में ये तो खैर इसमत का जो इसमत दरी हुई है वो तो इंतहा से ज्यादा वहशियाना फेल है। और जुल्म की बात ये है कि जो अभी तक डिटेल्स आ रही हैं उस पर डॉक्टर्स का नाम आ रहा है। ये किसी जाहिल, अनपढ़, गरीब, फ्रस्ट्रेट अमले ने नहीं किया है ये काम, इसमें डॉक्टर्स का नाम आ रहा है और वो भी गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल में ना। फैसल साहब, अच्छा साथ में ये बताइए, आपने चेक एंड बैलेंस और कवानीन की बात की फैसल सजवारी साहब, लेकिन MQM भी तो गवर्नमेंट में रही है और काफ़ी मजबूत गवर्नमेंट में आप रहे हैं, तो उस वक्त क्या आपने कोशिश नहीं की इस तरह के चेक एंड बैलेंसेस बनाने की या कवानीन बनाने की? मैं आपको ये बताऊं कि एक ज़माने में जब ये हमारे पास में सेहत था सूबाई जी, तो उस वक्त खासी हमने ये कोशिश की और मैं एडमिट कि जितना हमें करना चाहिए था हम उसमें नाकाम हुए। और मैंने आज मीडिया के सामने जब मैं नशा के घर गया हूँ और वहाँ मीडिया से गुफ्तगू की है दोपहर में, तो मैंने ये एडमिट किया, नशा के वालिद से भी किया और पहले भी और अभी भी करता हूँ कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की तो तंजीमें हैं, मरीजों के हुकूक की तंजीम नहीं है। जो हैं भी शायद वो काम जो करती हैं वो ब्लैकमेलिंग का लोग करते हैं या NGOs के नाम पे बसा औकात, ये भी हमें देखने पे आता है मुख्तलिफ जहतों से। जो एक सीरियस एफर्ट होनी चाहिए कि सरकारी इंतजाम को इस तरह की चीजों को, जो अथॉरिटीज हैं, हेल्थ कमीशन है, कोई ये है कि हेल्थ कमीशन कमीशन ले रहा है या हेल्थ कमीशन वाकईतन नजर रखा हुआ है अस्पताल इंटरनेटी होम पे, वो चीज नहीं है। तो बहरहाल ये फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर है, जहाँ MQM का पार्ट है, मैं उसको एडमिट करता हूँ कि जब ये हमारे पास रहा। हैविंग सेड दैट, लेकिन बहरहाल अब इतने बरसों से हमारे पीपुल्स पार्टी के दोस्तों के पास बजट भी है, इख्तियार भी है, वजीर आला भी इनका है। हमारे वजीर सेहत को तो ढूंढना पड़ता था वजीर आला को, इनके तो वजीर सेहत खासे बाइख्तियार किस्म के वज़रा रहे हैं। काश के हम ताउन करेंगे पीपुल्स पार्टी के साथ बैठकर, क्योंकि ये आज नशा के साथ हुआ है, आज इस्मत के साथ हुआ है, कल को हमारे और आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। उसको रोकने के लिए अब पार्टी लाइन जाने की जरूरत है, जिस पर वी आर मोर देन रेडी। मेरा ये वादा है नशा के वालिद से, जो मैं मीडिया पे भी बार बार कर रहा हूँ कि वो इस कॉज लेकर जितना आगे बढ़ेंगे, आई एज एन इंडिविजुअल, आई एज अ पार्टी एंड डिसाइड हिम। जहां तक इस्मत का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ कि इसमें सख्त जो सजा होनी चाहिए कि जिसको मसीहा की डिग्री ली है, जिस बदबख्त ने वो रेप करता है एक मरीजा को, अपनी हवस का निशाना बनाता है और उसके बाद जहर का इंजेक्शन लगा देता है, इसमें ये अदालतें भी आती हैं, इसमें हमें सख्त तेज फैसले करने चाहिए, इसको लेकर जाना चाहिए एंटी टेररिज्म, और नासिर शाह साहब और हुकूमत कर सकती है। ठीक, फैसल सजवारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब, फैसल सजवारी साहब ने खुद भी एक्सेप्ट किया जब उनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री थी कि हमें जो करना चाहिए था हम उस तरह से काम नहीं कर पाए, लेकिन साथ साथ में वो पीपल्स पार्टी का भी कह रहे हैं कि जी आपके पास बजट भी है, इख्तियार भी है, वज़ीर आला साहब भी आपके हैं और उससे बढ़कर भी वो अपना फुल सपोर्ट जो है वो आपको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसमें अब उसके बाद तो आपके पास कुछ नहीं रह जाता, लेकिन हमें तो ये देखना होगा कि कितना जल्दी जो है सिंध हुकूमत ऐसे वाक़यात के रोकथाम के लिए कोई कानून साजी करती है, क्योंकि देखें हर महीने 2 महीने बाद इस तरह का वाक़या हो जाता है और विक्टिम्स के साथ जाके मिल भी जाते हैं, उन्हें रीअश्योरेंसेस भी होती हैं, लेकिन कवानीन नहीं है, उसका क्या बनेगा? फैसल साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और बहुत अच्छे इंसान हैं और बिल्कुल हमें उनकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है हर लिहाज से। मैं अर्ज़ करूं कि कवानीन अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है और हेल्थ कमीशन जो अभी कुछ अर्सा पहले बना है, फ़ाल हुआ है, इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये हेल्थ कमीशन पहले नहीं था, ये अब बनाया गया है, कुछ ही साल हुए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। इससे कई जगहों पे उन्होंने अच्छा रिज़ल्ट भी आया है, लेकिन जब ये मुकम्मल तौर पर फ़ाल होगा, एक्टिव होगा और काम करेगा तो मज़ीद बेहतर नताइज आएंगे। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि किसी के साथ
भी रियायत नहीं बरती जाएगी। ये जो असमत बीबी का वाक़या हुआ है उसमें भी लोग गिरफ़्तार हैं और कोई भी कितना भी बाअसर क्यों ना हो उन सब को इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएंगी, क्योंकि ये हकीकत है जो भी कह रहे थे सब्जवारी साहब या आपने भी कहा कि अगर मसीहा पढ़ा लिखा जो डॉक्टर है या दीगर लोग हैं वो इस तरह की हरकत करें घटिया किस्म की, तो फिर उससे और क्या पीछे रह जाता है। तो आप यकीन रखें शाहजेब साहब कि हम इन सब को इबरत का निशाना बनाएंगे ताकि फिर कोई भी इस तरह की जुर्रत न कर सके। बल्कि शाह साहब देखिए, आप जैसे लोगों से उम्मीद भी है और हम बिल्कुल यकीन रखते हैं कि इसी तरफ जाएंगे आप। इसी से जुड़ा आखिरी सवाल आपसे कि ये बताया, आपने हेल्थ केयर कमीशन की बात की, आपको ये पता है कि जिस हॉस्पिटल से जिसका लाइसेंस नहीं है, दारुल सेहत उसका नाम है, जो ये गलती उन्होंने सरजद की है, एक बच्ची को मौत के मुंह में धकेल दिए, उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा जो है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए जुर्माना है। तो कानून, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मौजूद है, लेकिन सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और साथ में एक एतराज़ ये भी होता है कि अजरा पीजू साहब जिनके पास ये मिनिस्ट्री है उन्हें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाक़यात जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, हेल्थ केयर कमीशन इस पे काम कर रहा है और जैसे मैंने कहा कि कानून साजी मौजूद है लेकिन उसमें बेहतरी लानी है। ये काफ़ी अरसा पहले के कवानीन थे जिसमें ये सज़ाएं रखी गई थी या जुर्माने थे, दीगर चीज़ें थी, उनको बढ़ाया जा रहा है। और मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि वो इस तरह का और बेहतरी लाएंगे ताकि दोबारा इस तरह की कोई भी ना हो सके, वाक़या ना हो सके। और मैं आपके तवस्सुत से निशवा, असमत, उन सब के घर वालों के उनके साथ हमदर्दी भी है, उनके दुख में बराबर के शरीक भी हैं हम लोग। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध के सूबाई वज़ीर, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। नाज़रीन, बड़ी बात में वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी कि विफाक के बाद पंजाब में तब्दीली की खबरें क्यों उरूज पर हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। विफाक में तहलका खेज तब्दीलियों के बाद पंजाब में भी तब्दीली की खबरें जोर पकड़ चुकी हैं, लेकिन ये तब्दीली कैसे और कब आएगी, इस सवाल का जवाब अब तक गैर वाज़ेह है। चह में गोइयाँ ज़रूर हो रही हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बजट के बाद तब्दील कर दिया जाएगा। सिर्फ 3 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने इशारा तक दे दिया था कि वफाकी काबीना में तब्दीली के बाद मज़ीद तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा, जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। और वहां हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज जाए। हमारे पे जिम्मेदारी है कि हम मुसलसल अपनी टीम पे नजर रखें और मुसलसल टीम के अंदर तैयार हो चेंज करने के लिए। मुसलसल अपनी टीम पर नजर रखने के इस बयान के बाद पंजाब में तब्दीली की चह में गोइयों में एक बार फिर इजाफा हो रहा। आज पंजाब में तहरीक इंसाफ की सफ़ों में राब्तों में तेजी भी देखने में आई, जहां पार्टी के सीनियर लीडर जहांगीर तरीन, मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान और वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने कई मुलाकातें की। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तालियों के जरिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। आज वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, जिन्होंने इलेक्शन में ये नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, आज उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर उनके तमाम MPAs ने एतमाद का इजहार करके उनको अपना वज़ीर आला के तौर पे एतमाद दिया। तो उनको भी मैं कहूँगी कि वो भी अब इस वोट को इज्जत दें, क्योंकि उस्मान बुज़दार अकेला नहीं, पंजाब असेंबली की अक्सरियत उस असेंबली की उस पर एतमाद करती है। दूसरी जानिब कप्तान के वसीम अकरम, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी बिल आखिर बताया यह जा रहा है कि कदरे पुरएतमाद नजर आए, लेकिन ये फैसला इस क्लिप के बाद देखने आपने करना है। सरवर साहब ने कहा है कि अगर जहांगीर तरीन ने ही कंट्रोल करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो हम यहाँ आलू चने बेचने आए हैं। उन्होंने मजाक किया था, मजाक। और उन्होंने ये भी कहा कि वाकया ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रोहबंदी है, ये उन्होंने कहा है। क्या वाकया ये तहरीक इंसाफ कोई ग्रोहबंदी? सीएम साहब आपको बचा लिया है जहांगीर तरीन साहब ने? किधर? सीएम साहब ये बताइए, हम पूरी एक टीम, आपकी हमारी बात हुई है, अभी कर रहे हैं ना बात, मैं आपसे कर रहा हूँ बात।
हंसते मुस्कुराते बुज़दार साहब का अपना एतमाद और उनकी पार्टी का उन पर एतमाद अपनी जगह, लेकिन ये तालियां जो आज उनके लिए पार्लिमानी पार्टी ने बजाई, इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं कि अब उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि असद उमर की बतौर वज़ीर ख़जाना तब्दीली से सिर्फ 2 रोज़ पहले तक पूरी हुकूमत इस बात से इनकार कर रही थी कि उन्हें हटाया जा रहा है। गुज़श्ता कई माह से यह सवाल भी बार बार उठाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में गवर्नेंस एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है, जहां ब्यूरोक्रेसी से लेकर निचले लेवल तक तमाम मामलात स्टैग्नेंट है, ठप पड़े हुए हैं। और तजियाकार साफ अल्फाज में ये कह चुके हैं कि इमरान खान को अब असद उमर के बाद उस्मान बुज़दार की कुर्बानी भी देना पड़ेगी। बुज़दार साहब को क्या इसके बाद जल्दी वज़ीर आज़म साहब चेंज कर देंगे या थोड़ा वेट करेंगे? बस असल में फैसला ये करना होगा कि क्या बजट से पहले किया जाए या बाद में किया जाए, लेकिन सूनर द बेटर। जितनी जल्दी हो जाए उतना इमरान खान के लिए अच्छा है, क्योंकि जो वक्त गुजरता है खराबी बढ़ती जाती है और फिर उस खराबी को ठीक करना मुश्किल होता जाता है। लेकिन अहम सवाल यहाँ पे यह है कि फिल वक्त माशी चैलेंजेस का सामना करती वफाकी हुकूमत पंजाब में तब्दीली का रिस्क ले सकती है। और इससे भी अहम सवाल कि अगर बिला आखिर खान साहब को उस्मान बुज़दार को तब्दील करना ही पड़ गया तो क्या ये तब्दीली इन हाउस होगी या फिर इसका कोई और तरीक़ाकार होगा, और वज़ारत आला का अगला उम्मीदवार PTI से होगा या फिर ये कुरा किसी और के नाम निकल सकता है। 2 दिन से चौधरी निसार के हवाले से भी क्या सराहियां अरूज पर हैं, जिस पर PTI जो है वो भी खुलकर बोल चुकी है, और चौधरी निसार की अपनी जमात मुस्लिम लीग नून का भी इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। इसको बिल्कुल इस तासर को रद्द करता हूँ कि मुस्लिम लीग के साथ चौधरी निसार अली खान साहब का कोई रब्ता है, कतई तौर पे कोई रब्ता नहीं है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। सेकेंडली, जो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि कोई इन हाउस तब्दीली आ रही है, हमारे राब्ते में या हमारी कोशिश में या हमारी ख्वाहिश इसकी अभी बिल्कुल नहीं है। हुकूमत ने कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बना जिसने आपसे रब्ता किया हो? ये बात आपकी इसमें वजन है, लगता है ऐसा हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून का यह कहना कि वो किसी इन हाउस तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेगी। इन तमाम अफवाहों के तनाजुर में यकीनन एक अहम बयान है, लेकिन इन तमाम हालात के पेश नज़र जब पंजाब में बजट और लोकल बॉडीज इलेक्शन जो हैं वो अगला महाज होंगे, तो एक तासुर ये दिया जा रहा है कि इमरान खान फिलहाल उस्मान बुज़दार को तब्दील करने के मूड में नहीं है। यह तासुर किस हद तक दुरुस्त है, और क्या PTI के अरकान की जानिब से उस्मान बुज़दार का तालियों से इस्तकबाल ये जाहिर करता है कि पंजाब की हद तक पार्टी में अब ग्रुप बंदी खत्म होने जा रही है, और क्या अब गवर्नर पंजाब जो कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से बातचीत तक नहीं करते, उन्हें भी अब उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद है? बात करेंगे सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद है। निज़ामी साहब, 2-3 महीनों से उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की चे में गोइयाँ हो रही थी, उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे थे, फिर अचानक असद उमर तब्दील होते हैं, ये कहा जाता है कि अगला नंबर उस्मान बुज़दार का है, लेकिन इस वक्त ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब फिलहाल उनको तब्दील करने के मूड में नहीं है। अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या मरकज़ में जो चैलेंजेस हैं उससे खान साहब फिलहाल निमटना चाह रहे हैं, या वज़ीर आज़म साहब ने अपना ज़हन जो है उस्मान बुज़दार के बारे में फ़िलहाल तब्दील कर लिया है, अगर ज़हन बना लिया था? मुझे नहीं पता कि उन्होंने माइंड बनाया भी था। ज़ाहिर है उन्होंने ये कहा था जब उनको अपॉइंट किया कि मेरे वसीम अकरम प्लस हैं। दूसरे ये है कि जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है वो बुज़दार साहब की कारकर्दगी और अदम कारकर्दगी के बावसूफ मौजूदा तनाज़र में उनकी तब्दीली जो है वो इतनी सिंपल नहीं है। PTI को यहाँ को ख़ास अक्सरियत हासिल नहीं है, और PMLQ की बैसाखियों के बग़ैर यहाँ पे हुकूमत उनकी जो है वो गिर सकती है। और चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो इस वक्त बुज़दार साहब के साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा अगर इनको निकाला गया तो अगली जो डिस्पेंसेशन होगी उसमें ये ज़रूरी नहीं कि हम उसका साथ दें। तो एक मतलब है कि बिलाल जिसका आज उन्होंने मुज़ाहरा भी किया आज बुज़दार साहब ने, उनको पंजाब असम्बली के ऐवान में पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी की हमायत हासिल है। तो इस सूरत में बड़ा मुश्किल होगा कि उनको फ़ारिग किया जाए। एक और पहलू जो उसमें वो ये है कि जो जहाँ तक एन का तल्लक है, पहले तो उन्होंने कहा कि हम भी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ऐसा नहीं किया, और क्योंकि उनको पता है कि अगर वो हुकूमत बना भी लेंगे तो जिस तरह का उनका तालमेल है सेंटर के साथ, उसका चलाना बड़ा मुश्किल होगा। और ज़ाहिर है कई उसमें फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से वो शायद बनाना ना चाहें। लेकिन आज जो हालात तब्दील हुए हैं उसमें खुद ही PTI उनको एक विंडो दे दे
बुज़दार साहब को फारिग करके। ठीक, तो उनके लिए बड़ा ये एक मुश्किल सा मरहला। अच्छा निज़ामी साहब, क्या इस वक्त आप ये समझते हैं कि आज जिस तरह तालियां बजाकर पार्लिमानी पार्टी ने बुज़दार साहब पर एतमाद का इज़हार किया, उससे ये तासुर मिलता है कि पार्टी के अंदर की ग्रुपिंग जो है वो ख़त्म होने जा रही है या कम होने जा रही है किसी तरह? देखें ना, सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो एतमाद है ये बड़ा एक किस्म का सुपरफिशियल सा क्राइटेरिया है। कल को अगर इमरान खान साहब कहें कि आप तालियां ना बजाएं और अगले आदमी को एतमाद का इज़हार कर दें, इन पर ना करें, तो जैसे कि हो चुका है यहाँ कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जब मियाँ नवाज शरीफ बहाल हुए थे 1993 में, तो उनको पंजाब में अक्सरियत हासिल थी गुलाम दरवाई को। वो पल झपकते वो सारी अक्सरियत जो है वो भुट्टो के साथ चली गई थी। तो इस वक्त तो ऐसी सूरत हाल नहीं है और वो खड़े हुए हैं उनके साथ, बुज़दार साहब के साथ। बुज़दार साहब की देखिए, एक तो स्टाइल में फ़र्क है बड़ा। शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल और था, इनका और है। फिर वो ख़ुद कहते हैं कि वो सूबाई असम्बली में पहली दफ़ा आए हैं। अब वो जब तक वो लर्निंग कर्व से नहीं गुजरेंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। फिर ब्यूरोक्रेसी की जो टीम बनाना है वो वैसे तो आम हालात में बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के बाद जो ब्यूरोक्रेसी से बड़ा ठोक बजाए काम लेता था, और उन्होंने कई निजी कंपनियां भी बनाई हुई थी जिसके ज़रिए ब्यूरोक्रेट्स को बड़ी अच्छी तनख्वाहें देते थे, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। उसके साथ ही जो नैब है उसकी कार्रवाइयाँ इतनी तेज़ हो गई कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी अपने शेल में चली गई। तो बुज़दार साहब का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपनी टीम बनाना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पंजाब में हर चीफ मिनिस्टर जो है वो भड़के मारे। इससे पहले भी मुस्तफ़ा खार एक बड़े ही पीपल्स पार्टी के दौर में बड़े हाई प्रोफाइल भड़के मारने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दस्तरात चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद एक इंटेलेक्चुअल हरीम फ्रामे को लाया गया। शायद बुज़दार साहब का भी उसी तरह फ़र्क नज़र आता है, लेकिन ये मुख्तलिफ पार्टी से हैं और बुज़दार साहब को अब वो पहले वाला कंफर्ट भी नहीं रहा, इसलिए कि मीडिया है और कई चीज़ें हैं, सेंटर की नज़रें हैं, और जो इतनी वक्त भी नहीं है पीटीआई की हुकूमत के पास कि वो देखें। तो मेरे ख्याल से बुज़दार साहब को एक लीज ऑफ लाइफ तो है उनके पास, लेकिन उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए उनको। तो निज़ामी साहब, इस सारी सूरत हाल में चौधरी सरवर गवर्नर साहब कहाँ पे खड़े नज़र आ रहे हैं आपको? वो तो इस वक्त तो वज़ीर आला पंजाब से बिल्कुल टॉकिंग टर्म्स पर ही नहीं है, वो अपने इख्तिलाफात का बिल्कुल मीडिया में आके अब तो इज़हार करना शुरू कर गए। तो ऐसा भी क्या हो सकता है कि बुज़दार साहब नहीं बल्कि गवर्नर पंजाब की कुर्बानी आगे जाके दी जाए, क्योंकि दोनों का एक साथ चलना जो है वो फ़िलहाल तो मुश्किल ही लग रहा है। ये देखिए, ये चौधरी सरवर साहब की पहले भी वो ये साफ पानी वाला जो मामला है उनका, ये PMLN के दौर में भी वो गवर्नर रहे हैं। उस वक्त उनकी शहबाज शरीफ साहब से नहीं निपटी थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्योंकि एक इंतहाई फ़ाल वज़ीर आज़म होने के वज़ीर आला होने के अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई थे, और इस हवाले से भी उनका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ था, और एक पार्टी भी बहुत उस वक्त वो इंट्रेंच थी, और ये भी मसला नहीं था कि कोई असेंबली के अंदर उनको बड़ी भारी अक्सरियत हासिल थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर उनको चलता किया कि वो साथ नहीं चल पा रहे थे। अब सरवर साहब भी जो हैं उनको लाने वाले जहांगीर तरीन थे, लेकिन आज उन्होंने एक अजीब बात की है कि अगर जहांगीर तरीन की बात सुननी है तो उसका मतलब आलू चने बेचे हम इसकी जगह पे। जी, वो बुज़दार साहब कह रहे हैं, मजाक कर रहे थे। अगर ये गवर्नर का मनसब जो है ये डिमांड करता है कि आप इन चीज़ों से बाला हों, और दूसरा ये है कि जो पार्टी के अख्तिलाफ़ात हैं उसको इस तरह मीडिया में एयर करना नामुनासिब है। ये मुझे नहीं मालूम कि उनकी बोलचाल बंद है बुज़दार साहब से। मुझे इतना मालूम है कि चौधरी बरादरान से भी उनकी को ख़ास तालमेल नहीं। उनकी साफ पानी की जो समरी है कि जो कानून है जी, वो उन्होंने दस्तखत करने के लिए काफ़ी देर तो भेजा ही नहीं। मेरे ख्याल कल भेजा या आज भेजा है, आज दस्तखत हुआ उस पर। तो ये चौधरी साहब बरादरान से भी मसला है। फिर ये है कि ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टू मनी कुक्स हैं, वो समझते हैं कि बुज़दार साहब बड़े कमज़ोर हैं। तो ये कई उम्मीदवार हैं यहाँ वज़ारत औलिया के, जहाँ तक सरवर साहब का तल्लक है वो तो उम्मीदवार अब हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो अगर गवर्नरी से खैराबाद कहेंगे तो 2 साल तक वो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते आइन के तहत।
ठीक, आरिफ निज़ामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा ईरान की। हमारे साथ रहिएगा। हिना रब्बानी खर साहब हमें ज्वाइन करेंगी। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी बात में अब बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे ईरान की, जो एक ऐसे वक्त में हुआ जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में काफ़ी तलखी थी। हालिया दिनों में पाकिस्तानी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें हुई, जिसके ताने बाने ईरान में मौजूद बलोच अलहदगी पसंद ग्रुपों से मिले। गुज़श्ता हफ्ते 18 अप्रैल को बलूचिस्तान के इलाके उमाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 एहलकारों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बकौल ये वारदात ईरान में मौजूद अलहदगी पसंद दहशतगर्दों ने की। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से एक रोज़ कबल भी पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी सिफारत खाने को एक मरासला भिजवाया, जिसमें यह साफ अल्फाज में तहरीर किया गया कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ईरान से कई बार पाकिस्तान ने मुतालबा किया, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस शेयरिंग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं कि दहशतगर्दी के तनाजुर में सिर्फ पाकिस्तान ही को ईरान से गिला है, ईरान भी अपने मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी की वारदातों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की भरपूर कोशिश करता रहा है। रवां बरस 13 फरवरी को पाकिस्तानी सरहद के करीब ईरान में दहशतगर्द हमले में 27 ईरानी फौजी जाम बाग हुए, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के साबिक सरबराह यहां तक कह गए कि पाकिस्तान ने अगर कार्रवाई ना की तो बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक ईरान खुद कार्रवाई का हक रखता है। इस बयान के बाद पाक ईरान ताल्लुकात में सर्द महरी मजीद बढ़ी। ताहम आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और ईरानी सदर हसन रूहानी की मुलाकात के बाद बर्फ पिघलती नजर आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पहले और इस अहम तरीन दौरे की अहम तरीन पेशरफ सरहद मुहाफ़िज़ीन और सरहद की हिफाजत के लिए जॉइंट रैपिड रिएक्शन फोर्स का क़याम है, जिसका ऐलान ईरानी सदर हसन रूहानी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। Unfortunately, in the past months, we've been witness to some tension on the border area created by terrorists. We are pleased to say that the Pakistani side, there are different grouplets that are embarking on inhumane activities, and the Pakistani government has called them and labeled them as terrorists and will treat them as terrorists. We also came to an agreement to boost security cooperation, our border guards, the intelligence officers of both countries, and also the most important reason why I'm here is because I felt that the issue of terrorism was going to become a divisive part, was going to increase differences between our countries. 3 or 4 days back, we have 14 of our अब दोनों सरबराहान की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार तो ज़रूर किया गया, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये ताल्लुकात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक बद-एतमादी की फ़िज़ा ख़त्म नहीं होती। और इस बद-एतमादी की फ़िज़ा की बड़ी वजह मामलात में मफादात का टकराव है। यानी पाकिस्तान की सऊदी अरब से कुर्बत पर तेहरान को तशवीश है, जबकि ईरान की इंडिया से बढ़ती दोस्ती को पाकिस्तान शक की नज़र से देखता है। इसके अलावा दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात भी बामी तनाज़े को हवा देते हैं, जैसे कि ईरान ने चाबहार बंदरगाह इंडिया को दे दी, जबकि पाकिस्तान ने गवादर में सऊदी अरब को ऑयल रिफाइनरी लगाने की इजाज़त दी। इस तमाम तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा कितना अहम है, बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हिना साहिबा, एक ऐसे वक्त में ईरान का दौरा प्राइम मिनिस्टर ने किया जब दोनों मुल्कों में तनाव की एक कैफियत थी, खित्ते के हालात भी आपके सामने हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, जबकि ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी भी आपके सामने। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को किस तरह जज करेंगी आप बतौर साबिक वज़ीर ख़ारजा? हमारे नज़र में तो एक कैटेगोरिकल हमारा व्यू है, और जब हम हुकूमत में थे तो हमने ये बार बार कहा था कि आप अपनी रीजन को ना डिनाई कर सकते हैं, ना इग्नोर कर सकते हैं, और ना आप अपनी ज्योग्राफी को डिनाई कर सकते हैं। और इसीलिए आपको अपने इमीडिएट नेबरहुड के साथ ताल्लुकात को सीरियसली लेना पड़ेगा, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा, और अपने कंसर्न्स को कैटेगोरिकली उनसे एड्रेस कराना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा अहम, और उसके जितना अहम, उनके साथ इकोनॉमिक इंटेग्रिटी, मतलब इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उनके साथ बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमने तो ईरान के साथ करेंसी स्वैप की बात भी की थी, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन भी लेके आए थे, और हमारे फ्रेंकली स्पीकिंग प्रायोरिटी लिस्ट पे ईरान काफ़ी ऊपर था। और मुझे इस पे ताजुब हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म ने इतना देर वेट किया ईरान की तरफ पलटने से पहले। मुझे ये भी ताजुब हुआ कि एक इंतहाई अहम दौरे पे कि बिल्कुल एक दिन पहले फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज की। मैं आई मे नॉट डिसएग्री विद द प्रेस रिलीज, लेकिन उसकी जो टाइमिंग थी
और क्या जब आपके पास एक 1-on-1 प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के साथ बात करने का और स्पिरिचुअल लीडर के साथ बात करने का मौका मिल रहा है, क्या मतलब आपको टाइमिंग पर एतराज है? सही, टेक्निकली साउंड प्रेस रिलीज करके आई डोंट नो हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक इस हुकूमत का एक फ्रैंकली स्पीकिंग हिस्ट्री रही है कि वो कुछ अच्छा करते करते भी कुछ गंदा कर देते हैं। सो आई वाज शॉक्ड, सरप्राइज्ड एंड क्वाइट मतलब शॉक्ड एट हाउ sort of immature that move was, और समझ नहीं आई वो क्यों हुआ। लेकिन ईरान की अहमियत को तो जी हम बहुत ज़्यादा चले, वो तो है ना साहब, मिस्टेक्स हो जाती हैं। पाकिस्तान को यकीनन काफ़ी बैलेंस भी करना पड़ेगा। सऊदी अरब के साथ माशी तौर पर काफ़ी अहम उमूर चल रहे हैं। गवादर में ऑयल रिफाइनरी, उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा मंसूबा है। ऐसे में पाकिस्तान को कैसे मैनेज करना चाहिए? दोनों ममालिक के दरमियान जो बैलेंस है, पाकिस्तान यकीनी तौर पर एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन बड़ा केयरफुली लेके चलना पड़ेगा दोनों ममालिक को। ताजुब इस बात पे होता है क्योंकि एक मुल्क की जो इमीडिएट एंड सैक्रोसैंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है, ना कि कोई एक बहुत खूबसूरत सा बैलेंसिंग एक्ट करना। देखें, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन क्या हमने उनको अपनी सॉवरेनिटी बेच दी है कि जिसको वो अपना दोस्त नहीं मानेंगे वो हमारा दोस्त ही नहीं हो सकता? हमारे तो जी इनके साथ हंड्रेड्स ऑफ माइल्स के बॉर्डर हैं। हम तो चाहें भी तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते, हम तो चाहें भी तो इनके साथ ताल्लुकात खराब हमें नहीं करने चाहिए। तो ये जो हमारा एक रवैया है ना कि अगर हम एक के साथ अच्छे हैं तो दूसरे के साथ जरा बुरा होना जरूरी है, ये इससे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट वो कभी सर्व नहीं हुआ। और मैं इस चीज़ पे आई टेक ग्रेट प्राइड इन द फैक्ट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, बिकॉज सऊदी अरेबिया को कभी हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, वो बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन क्या हम एक सॉवरेन नेशन नहीं है? और शायद इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि इन प्राइम मिनिस्टर को जो एक इन्होंने इकोनॉमिक मांग तांग करके हुकूमत और पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करे हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं आपको ये चीजें आपकी सॉवरेनिटी देखिए, मैं एक चीज़ पर तो आपसे मुत्तफिक हूँ कि एक खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से पाकिस्तान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन खित्ते के कुछ सियासी हकायक भी हैं जिसे हम नहीं झुटला सकते। इसी तरह ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा उसी सियासत की नज़र हुआ, उस पर फुल स्टॉप लगा। हालांकि ईरान आज भी कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ जो एनर्जी पाकिस्तान में क्राइसिस हैं उसमें भी ईरान हमारी मदद के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह तो खित्ते और बैनुल अक़वामी सियासत ही है ना। देखिए, मेरे नज़र में हमारा तो दामन इस पे क्लियर है। हमने तो एक ऐसे माहौल में जब यूएस सैंक्शंस उनके ऊपर बढ़ चढ़ के लग रही थी, क्योंकि यूएन सैंक्शंस नहीं थी, इसलिए हमने वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया क्योंकि वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में था। तो हमें ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी बेच के जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में प्रोजेक्ट है उनको आगे नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि हमारे नज़र में तो ये क्लियर बात है कि आपका पर्पस गवर्नमेंट में ये होता है कि आप अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्व करें, बजाय इसके कि कई और मुल्कों के और कई और इंटरेस्ट ग्रुप्स का इंटरेस्ट सर्व करें। आपके नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि आपको अक्रॉस द बॉर्डर एक सस्ती बेहतर गैस मिल रही है जिसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम है, तो आप क्यों वो आगे लेकर नहीं जा रहे? तो मतलब हम तो इसीलिए उसको प्रपोज भी किया था, सपोर्ट भी किया था और आगे इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया था। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि किसने इस मुल्क की सॉवरेनिटी के पीछे, बिकॉज ये रीजनल पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज टेलिंग द सॉवरेनिटी ऑफ दिस कंट्री। बिकॉज जब आप अपने इंटरेस्ट के बजाय किसी और के इंटरेस्ट में फैसले लेते हैं या किसी इंटरेस्ट ग्रुप के इंटरेस्ट में फैसले लेते हैं, तो आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की और आपने इस मुल्क की सॉवरेनिटी और इसके इंटरेस्ट को बेचा। हिना रब्बानी खैर साहिबा, साबिक वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।